आवाज आवाज देख लिया एक बार, बैटरी हेलो लो लो लो, ठीक है। ओके तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, जिसमें मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चे ये वो चैप्टर है जिससे आपके कह सकते हो एएलपी टेक्नीशियन के बेसिक साइंस में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी ले रखे हैं। ओके तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग में लगभग मैंने 35 क्वेश्चन बनाए, और ये 35 क्वेश्चन आपको देखिएगा बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब पानी का जहाज नदी से चलकर समुद्र में जाता है तो बताइए वो क्या हो जाएगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न ये लिखा हुआ है कि पानी में, नदी में, या पानी का जो जहाज है वो नदी से कहां जा रहा है सर? समुद्र में जा रहा है। तो नदी से समुद्र में जा रहा है तो बताइए जहाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ऊपर उठ जाएगा कि थोड़ा डूब जाएगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन आता है ना। तो उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नदी का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी सिर्फ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन अगर मैं समुद्र के पानी की डेंसिटी की बात करता हूं तो सर वो होती है 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समुद्र के पानी की डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है, समुद्र के पानी की डेंसिटी थोड़ा सा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसका मतलब समुद्र का पानी भारी होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? भारी। तो जब भी कभी आपका कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हल्के पानी से भारी पानी की ओर जाती है तो बच्चा भारी पानी में तैरना आसान होता है। मैंने यही बताया ना, हल्के पानी की तुलना में भारी पानी में तैरना आसान होता है। और तैरना आसान क्या होता है? तैरना आसान का मतलब होता है कि आपकी बॉडी पानी से ज्यादा बाहर निकली होगी, इसी को बोलते हैं तैरना आसान है। तो भारी पानी में तैरना आसान है, अर्थात भारी पानी में बॉडी ज्यादा बाहर निकली होगी। तो हल्के से भारी में जा रहा है तो इसका मतलब बॉडी बाहर निकली ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा बाहर निकली होगी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, जहाज सर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ओके तो बड़ा प्यारा सवाल था ये, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर में पारा का उपयोग क्यों करते हैं? प्रश्न ये है कि बैरोमीटर में हम लोग पारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपको ये बात पता है ना कि बैरोमीटर में हम लोग कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? कहना बैरोमीटर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग पारा, Hg, है ना। इसी तरीके से एक डिवाइस और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। बच्चा थर्मोमीटर भी वो डिवाइस होती है जिसमें बताइए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पारा Hg का। बैरोमीटर हो चाहे थर्मोमीटर हो, दोनों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर पारा का इस्तेमाल करते हैं, Hg का इस्तेमाल करते हैं। बट दोनों के रीजन अलग अलग है। बैरोमीटर में पारा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पारे का वाष्प दाब बहुत कम होता है, जबकि थर्मोमीटर में पारा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पारा ही एक ऐसा लिक्विड होता है जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वॉल्यूम बढ़ाता है, और टेम्परेचर घटने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है, और टेम्परेचर घटने के बाद वॉल्यूम घटता है। परंतु ये जो परिवर्तन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है। कैसा होता है बच्चा? यूनिफॉर्म तरीके से। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो भी परिवर्तन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है। मतलब अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से, 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से अगर वॉल्यूम जो है 8 mm³ बढ़ रहा है तो अगला 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर भी आयतन 8 mm³ ही बढ़ेगा। 8 डिग्री सेंटीग्रेड घटने के बाद 8 mm³ ही घटेगा, तभी तो थर्मोमीटर में सही रीडिंग ले पाओगे। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में जो परिवर्तन आता है सर वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है। यही रीजन है सर, यही रीजन है कि हम लोग थर्मोमीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? पारा का। लेकिन बैरोमीटर में पारा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा कि वाष्प दाब, पारे का वाष्प दाब निम्न होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड का हवा में भार 100 न्यूटन है और पानी में भार 80 न्यूटन है, क्या बात है? हवा में भार 100 न्यूटन है, पानी में भार 80 न्यूटन है, तो पिंड का ढर्त बताइए। ये सवाल तो आसान है। याद करो मैंने आपको कहा था कि ऐसे सवालों में आप रिलेटिव डेंसिटी निकाला करो, और रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एयर में वेट डिवाइड बाई एयर में वेट माइनस वाटर में वेट, है ना। यही तो था। तो आप मुझे बताइए एयर में वेट कितना है? तो कहना एयर में वेट है सर 100 न्यूटन डिवाइड बाई
100 न्यूटन और वाटर में है 80 न्यूटन। आप मुझे बताइए। तो फाइनली अगर आपसे पूछूं कि बताइए इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कहना 100/100 माइनस 80, सर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, सर 5। रिलेटिव डेंसिटी 5 है। अरे भाई मेरे भाई, अगर रिलेटिव डेंसिटी 5 है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो सीधा सीधा आंसर जाएगा 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर यही तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी होगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चौथा। क्या बोला जा रहा है कि एक बर्फ के टुकड़ा जिसका घनत्व 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यह टुकड़ा पानी में तैर रहा है। बर्फ के इस टुकड़े का कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहेगा? सर इन्होंने साफ साफ बोला है कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहेगा। जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर रहेगा। तो आपको एक बात पता है कि जब भी कभी हम लोग बर्फ का टुकड़ा किस में डुबोते हैं? सर बर्फ का टुकड़ा पानी में डुबोते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सर ये रही मेरी बर्फ, अब बर्फ का टुकड़ा बताइए किस में डुबोया जा रहा है? सर पानी में डुबोया जा रहा है। तो याद करो, मैंने आपको ये वाला केस बताया भी है कि जब भी कभी बर्फ के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं तो 90% भाग हमेशा पानी के अंदर होता है और सिर्फ 10% भाग ही कहाँ होता है? सर 10% भाग पानी के बाहर होता है। तो इन्होंने बोला है कितना भाग पानी के ऊपर है, तो इसका सही उत्तर 10% के साथ जाएगा। जल्दीबाजी में 90 मत लगा देना, नहीं तो प्रश्न हो जाएगा गलत, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए बोला क्या जा रहा, दो ठोस, ये रेलवे में आए हुए सवाल है 2018 में। दो ठोस ए और बी जल में तैर रहा है। फिर बोला जा रहा है ए का आधा आयतन और बी का 2/3 आयतन जल में डूबा हुआ है। बड़ी अच्छी बात कही। कहा जा रहा है कि ए का आधा आयतन जल में डूबा हुआ है। ए का कितना आयतन? आधा आयतन जल में डूबा हुआ है ना। और बी का कितना आयतन जल में डूबा हुआ है? सर बी का 2/3 आयतन जल में डूबा हुआ है। ओके, तो बोला जा रहा है कि ए और बी के घनत्व का अनुपात बताइए कि ए और बी की डेंसिटी क्या है। तो आप मुझे बताइए इनमें से ज्यादा कौन डूबा हुआ है? सबसे पहले बस ये बताओ ज्यादा कौन डूबा हुआ है। तो कहना 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 2/3 का मतलब होता है मेरे भाई 0.66। सर ज्यादा तो बी डूबा हुआ है, तो इसका मतलब जो ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सर जो ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तुम्हें क्या बोला जा रहा है? ए और बी के घनत्व का अनुपात बोला है। सर ए और बी के घनत्व का अनुपात पूछा है, यानी डेंसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बी, ये पूछा है। तो आपने एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाया कि ए का 1/2 हिस्सा, बी का 2/3 हिस्सा, बी ज्यादा डूबा है, इसका मतलब बी की डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए, बी की डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए। तो आप कुछ ना कीजिए, बस पहले इसका डिवाइड करा दीजिए। इसका क्या करिए? डिवाइड। तो डिवाइड कराने से बाद मुझे पता चलेगा 1/2 रेशियो 2/3, मुझे आंसर पता चलेगा 3/4, ऐसा पता चला। लेकिन उत्तर 3/4 भी हो सकता है, उत्तर 4/3 भी हो सकता है। लेकिन उत्तर ऐसा लाना है सर कि बी की डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि बी ज्यादा डूबा हुआ है और वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा वो उतना भारी होगा, उतना ज्यादा डूबा होगा। तो बी की डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए और बी की डेंसिटी तभी ज्यादा आएगी जब ऊपर 3 नीचे 4 रेशियो, है ना। तो सही आंसर सीधा सीधा 3/4 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप सीधा सीधा ये बोलिए सर, ये बोलिए कि डेंसिटी डूबे हुए भाग के समानुपाती होती है। आप ये बोलिए सीधा सीधा, डेंसिटी जो है वो डूबे हुए आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डूबे हुए आयतन के, इस बात को याद रखना, डूबे हुए आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी वस्तु का घनत्व, या फिर किसी भी वस्तु का घनत्व बाहर निकले हुए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को याद रखना, जितना ज्यादा डूबा हुआ आयतन होगा किसी वस्तु का पानी में, उसकी डेंसिटी ज्यादा ही होगी। या फिर बाहर निकला हुआ आयतन जितना कम होगा सर, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आप चाहो तो अपनी टॉपी में ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि जब भी कभी किसी वस्तु का जितना आयतन सर डूबा हुआ होगा सर, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। मतलब डेंसिटी डूबे हुए आयतन के समानुपाती होती है और बाहर निकले हुए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर आपने ऐसा बोला है सर,
तो इन्होंने कहा था आधा आयतन डूबा हुआ है और देखो 2/3 हिस्सा जो है ये भी डूबा हुआ है, डूबा हुआ है ना। तो डेंसिटी का अनुपात इन्हीं दोनों का अनुपात हो जाएगा, सीधी बात है। और इन दोनों का अनुपात जो मुझे नजर आ रहा है वो 3:4 नजर आ रहा है। क्लियर? हो सकता है कि कल को सवाल ऐसा आ जाए, हो सकता है कल को सवाल ऐसा आ जाए, ध्यान सुनना, कल को सवाल ऐसा आ जाए कि मेरे पास ABC 3 वस्तुएं हैं। ABC क्या वस्तु है? 3 वस्तुएं हैं। ध्यान सुनना, लेकिन ध्यान सुनना, ABC 3 वस्तुएं हैं। फिर तुमसे ही बोला जाएगा कि बताइए ए का अगर 3/4 हिस्सा, बी का 1/2 हिस्सा है और सी का 1/3 हिस्सा। सर ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो इनका घनत्व का अनुपात बताइए, क्या बताइए? घनत्व का अनुपात बताइए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है तो बताइए डूबा हुआ हिस्सा कितना होगा। तो डूबा हुआ हिस्सा निकालना, 3/4 हिस्सा बाहर है तो डूबा हुआ हिस्सा हो जाएगा 1/4, घटा दो 1 से। 1/2 बाहर है तो अंदर डूबा हुआ 1/2, 1/3 बाहर है तो अंदर डूबा हुआ 2/3। तो जो डूबा हुआ हिस्सा होता है बस उन्हीं का अनुपात ले लीजिए। सर उन्हीं का अनुपात कहीं ना कहीं इनमें डेंसिटी का अनुपात बना देगा। सर उन्हीं का अनुपात, डूबे हुए हिस्से का अनुपात ही इनमें डेंसिटी का अनुपात बना देगा। बस इसका अनुपात निकाल लो, यही डेंसिटी का अनुपात है। ओके, चाहे आप ये वाले फॉर्मूले को भूल जाइए, ये फॉर्मूला हो सकता है आपको कंफ्यूज भी कर दे, आप इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको याद रखिए कि जो भी हमारी डेंसिटी होती है वो किसी भी द्रव के अंदर डूबे हुए आयतन के समानुपाती होती है वस्तु की डेंसिटी। तो वस्तु का अगर बाहर निकला हुआ पार्ट है तो अंदर डूबा हुआ पार्ट 1 में से घटा के निकाल लेना। जो डूबा हुआ पार्ट का अनुपात होगा वही डेंसिटी का अनुपात हो जाएगा। वही सवाल में दिया जा रहा था, है ना। तो ज्यादा 3-5 नहीं करना, बस चीजें समझनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि ये रहा वो दलदल जिसमें अभी हमारा चुन्नू फंसने वाला है, ये रहा वो दलदल जिसमें चुन्नू फंसने वाला है। तो चुन्नू जैसे ही इस दलदल में फंसा, चुन्नू जैसे इस दलदल में फंसा, अब चुन्नू क्या होगा? वो धीरे 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 दलदल के अंदर जाएगा। तो चुन्नू को किसी ने कहा कि देखो भाई, अगर दलदल में जाने से बचना है तो चुन्नू तुम लेट जाओ, चुन्नू तुम लेट जाओ। तो चुन्नू जैसे ही लेटेगा, सर चुन्नू जैसे ही लेटेगा तो लेटने से क्या होगा? सर उसका एरिया बड़ा हो जाएगा और एरिया बड़ा हो जाने से सर वो अंदर जाने से बच जाता है। तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि लेटा हुआ व्यक्ति एरिया ज्यादा हो जाएगा, है ना। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। देखो P बराबर होता है F/A। अपने वजन को तो अचानक से नहीं घटा सकता चुन्नू। मान लीजिए दलदल में फंस जाए और बटन दबाई, 60 किलोग्राम का चुन्नू 20 किलोग्राम बचे, क्या ऐसा पॉसिबल है? वजन को अचानक से घटा नहीं सकता। लेकिन हाँ, लेट जाने के बाद एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाने से दाब घट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है। ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, लोहे का एक टुकड़ा निम्न में से किस द्रव में तैरेगा? ऐसे भी सवाल आ जाते कई बार, सिंपल सिंपल सीधे साधे। लोहे का एक टुकड़ा इनमें से किस द्रव में तैरेगा? कह रहा इन्होंने बोला लोहे का एक टुकड़ा। तो आप मुझे सब लोग ये बताओ, जो लोहा होता है, लोहा, लोहा बोलो या स्टील बोलो, सर इसकी डेंसिटी कितनी होती है? कहना स्टील की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चा लोहा उसी द्रव में तैर सकता है जिसकी डेंसिटी इससे ज्यादा हो। तो बच्चा पानी की डेंसिटी कितनी होती है? कहना पानी डेंसिटी तो सिर्फ 1000 होती है। तेल की 850, पेट्रोल की 750, मर्करी की 13600। तो लोहा उसी द्रव में तैर सकता है जिसकी डेंसिटी इससे ज्यादा हो। तो इससे ज्यादा डेंसिटी वाला एक ही लिक्विड जो मुझे नजर आ रहा है सर, वो उस लिक्विड का नाम है पारा, जिसको आप मर्करी भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी के साथ, उसी में तैरेगा और किसी में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, पानी में 10 मीटर की गहराई पर बताइए दाब कितना होगा? पानी में 10 मीटर की गहराई पर बताइए दाब कितना होगा? तो कहना सर अगर 10 मीटर की गहराई पे दाब निकालना है तो P बराबर आप फॉर्मूला लगाइए ρGH, बस दाब निकलाएगा। तो एक काम करिए ना, पानी है तो पानी की डेंसिटी 1000, G का मान 10, ऊंचाई भी 10, बट ये जो पूरा आंसर आएगा वो पास्कल में आएगा।
देख लीजिए, मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी वैल्यू तो कहीं दी नहीं रही। तो एक काम करिए, 8000 को हटा दीजिए, तो जैसे ही 8000 को हटा देंगे तो आंसर जो दिखेगा वो 100 किलो पास्कल के साथ दिखेगा, 100 किलो पास्कल के साथ दिखेगा। चलिए, तो आप कह सकते हैं कि पानी की गहराई, अगर 10 मीटर गहराई लिए तो बताइए प्रेशर का मान कितना हो जाएगा, 100 किलो पास्कल। ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल बड़ा कॉमन है, इसको तो मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है कि कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। ये देखिए, कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। सर ये बर्फ का टुकड़ा हो गया, और ये बर्फ का टुकड़ा बताइए किसमें तैर रहा है? सर ये तैर रहा है पानी में। याद करो, मैंने आपको बताया था जब भी कभी कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो 90% भाग पानी के अंदर होता है, जबकि 10% भाग पानी के बाहर होता है। ये देखिए, फिर क्या बोला जा रहा है? कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। यदि बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तब पानी तल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तब पानी के तल में क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी तरह से पिघल जाएगा। तो याद करो, मैंने बताया था कि जब बर्फ पूरी तरह से पिघलती है तो 100% की बर्फ जब भी कभी पानी बनती है तो सिर्फ 90% का पानी बनती है, और 90% का पानी बनने की वजह से उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, विल हैव नो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर बोला जा रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, ऐसा क्यों? जितने भी भारी हिमखंड है वो शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, सर ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई बहुत बड़ा हिमखंड है, हिमखंड मतलब बर्फ का टुकड़ा। सर ये बर्फ का टुकड़ा इस तरीके से पानी में तैर रहा है ना, 90% अंदर होगा और कह सकते हो कि 10% ऊपर होगा। लेकिन जब भी कभी कोई बर्फ का टुकड़ा पिघलता है ना तो ऊपर से नहीं नीचे से पिघलता है। मैं बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान सुनना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो बर्फ का टुकड़ा है, इस बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ध्यान सुनना, इस बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो पानी है सर, इस पानी का टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़ी देर के लिए पानी, तो बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर मैंने -5 माना, और देख लीजिए इसका टेम्परेचर 0 मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 5 ना मानिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। पानी का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और बर्फ का तापमान जो हिमखंड है वो -5 है। तो कभी भी ये बर्फ ऊपर से नहीं, हमेशा नीचे से पिघलता है। पता है क्यों ऐसा होता? क्या है कि जब नीचे की बात करते हैं तो नीचे पर प्रेशर का मान बढ़ जाता है। और याद करो, जब आपने हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, प्रेशर का मान बढ़ने से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी गलनांक जिसको बोलते हैं सर, वो घट जाता है। गलनांक घट जाता है, नीचे का गलनांक अलग होगा, हाँ भाई, और ऊपर का गलनांक अलग। मतलब ये है कि ये वाला टुकड़ा हो सकता है, अब ये गलनांक घट गया। वैसे नॉर्मली गलनांक बर्फ कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गलनांक घट जाने का मतलब ये हुआ, ये नीचे वाला जो टुकड़ा है ये मान लीजिए -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, तो ऊपर वाला ये हिस्सा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा। समझो बात को। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि -5 के बाद पहले -3 मिलेगा, तो नीचे से पिघलना शुरू, उसके बाद कहीं जाके 0 मिलेगा ना। तो जब भी कोई बर्फ पिघलती है तो ध्यान रखना नीचे से पिघलना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक हो जाने से गलनांक घट जाता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो सर, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि बर्फ के इस टुकड़े पर मैंने इस तरीके से एक लाइन खींचकर 3 पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए ए बी सी में से कौन सा पॉइंट सबसे पहले पिघलेगा? तो सबसे पहले पिघलेगा ए। क्यों? क्योंकि ए का जो गलनांक होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, वो कम होगा, है ना। तो ए का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, तो -5 से -3 आने में, या यूं कहिए कि सी का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा, बी का कम और ए का और कम, यानी ए -3 में पिघल रहा होगा तो बी -2 में पिघल रहा होगा और सी -8 में पिघल रहा होगा। तो -5 के बाद पहले हमें ए वाला पॉइंट मिलेगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। कितना बढ़िया सवाल है, बताइए, मजा आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? बताइए,
बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? तो कहना जब भी कभी बांध के नीचे की दीवार की बात की जाएगी, बताइए बांध के दीवार नीचे मोटी क्यों बनाई जाती है? तो कहना प्रेशर का सर फॉर्मूला होता है, बांध के मर पड़ने वाले प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर रो जी एच होता है। तो होता क्या है, नीचे की दीवार में H ज्यादा होता है, मतलब नीचे की गहराई में गहराई ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो बांध की दीवार टूटने से बच सके, इसलिए हमेशा जब भी कभी बांध की दीवार बनाई जाती है वो हमेशा नीचे से कैसी बनाई जाती है सर? नीचे से मोटी बनाई जाती है ना, चौड़ी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं। तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गलत। गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है, ये सही है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है और दाब बढ़ने की वजह से नीचे की जो दीवार है वो मोटी बनाई जाती है ताकि टूटने से बच सके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर, ये आया हुआ सवाल है, ये तुम्हारा CBT 2 में आया हुआ प्रश्न है और थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसलिए ध्यान से लगाना। सवाल क्या है? सवाल क्या है? किसी वस्तु का हवा में भार इतना है और पानी में भार इतना है, तो वस्तु का आयतन पूछ रहा है। अभी तक सेम तरह का सवाल हम लोग लगाया करते थे, किसमें सर? सेम तरह का सवाल लगाते थे रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए या डेंसिटी निकालने के लिए। अब इन्होंने बोला है सर आयतन बताइए। हालांकि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका भी होता है। देखो, पहले हवा में भार था 392.4, पानी में तौलने पर 196.2, भार में कमी आई। देख लो, भार में क्या आई सर? कमी। तो मेरे भाई भार में जो कमी आती है वो बॉयंसी फोर्स से कारण आती है, क्लियर है ना? अच्छा पहले बताओ भार में कमी कितनी की आई? तो 392.4 में से 196.2 घटा दो, तो भार में कमी आपको जो नजर आ रही है वो 196.2 नजर आ रही है। न्यूटन है ये। अच्छा, भार में जो कमी होती है सर वही तुम्हारा बॉयंसी फोर्स होता है, उत्प्लवन बल होता है। तो मैंने इसको उत्प्लवन बल के बराबर कर दिया। भार में आई कमी उत्प्लवन बल के बराबर होती है, इसलिए मैंने इसको उत्प्लवन बल के बराबर कर दिया। अच्छा सर, उत्प्लवन बल क्या होता है? उत्प्लवन बल होता है हटाए गए द्रव का भार। तो हटाए गए द्रव पानी है, तो हटाए गए द्रव का भार चाहिए, तो घनत्व गुणे आयतन कर दो इंटू जी बराबर 196.2। कमी है मैंने ली है, ध्यान रखना, कमी ही उत्प्लवन बल होती है, याद रखिएगा। कमी वाला वर्ड है ये वाला मान है, ध्यान रखना। तो बताइए, हटाए गए द्रव का भार रख दिया, तो हटाए गए द्रव की डेंसिटी 8000 क्योंकि पानी है। हटाए गए द्रव का आयतन मुझे निकालना है। जी का मान 9.8 रखा, 81 रखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, 196.2। ओके, तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसको सॉल्व कर सकते हैं? बताइए, सॉल्व किया जा सकता है? कहना बिल्कुल आराम से सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान से दिमाग से, है ना। देखो 9.81 का डबल होता है 19.62, क्लियर है ना। तो मैं थोड़ा सा, चलो इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुणे V करो इंटू 0 तो इससे दे दो 98.8 बराबर 196.2। बताइए, शायद अब आपको गणित एकदम समझ में आने लगी होगी। कैसे सर? 98 से ये 196.2 दो बार, तो वैल्यूम आ जाएगा 2/100 मीटर क्यूब, 2/100 मीटर क्यूब। किसी भी कैलकुलेशन को हमें टफ नहीं करना है, हमें एकदम आसान बनाना है ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा वो 2/100, और 2/100 मतलब 0.02। कैलकुलेशन हम नहीं चाहते टफ हो, फालतू भी नहीं चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस बार आयतन पूछा था, अभी तक हम डेंसिटी बता रहे थे। सवाल देखिए अगला क्या है। जब कोई पिंड आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी तरल में डुबोया जाता है, किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, तो उत्प्लवन बल के बराबर होता है। मतलब उत्प्लवन बल बताना किसके बराबर होता है? तो याद करो, जब भी कभी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो एक उत्प्लवन बल काम करता है, याद है ना, ऊपर की ओर। और उत्प्लवन बल होता क्या है? कहना उत्प्लवन बल होता है सर हटाए गए द्रव का भार। अगर कोई पूछे कि उत्प्लवन बल क्या होता है, कहना हटाए गए द्रव का भार, यही तुम्हारा उत्प्लवन बल है, हटाए गए द्रव का भार। तो पहला लिखा हुआ है निकाय द्वारा विस्थापित तरल का वजन, ये तो हो ही गया, यही आंसर सही है एकदम। तरल के आयतन का वजन गलत, तरल के आयतन का वजन निकाय का आयतन। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, नहीं सिस्टम थोड़ी ना, गलत है। अगला क्या है? प्रोडक्ट, नहीं गलत है। बॉडी का वेट, गलत, नहीं।
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिस्टम, यही सही है। हटाए गए द्रव का जो भार होगा सर वही तुम्हारा बॉयंसी फोर्स होता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए का उत्तर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सवाल को समझो, सवाल क्या है। वस्तु x द्वारा तरल P और Q में डूबती है, मतलब एक वस्तु x है जो P और Q में डूब जाती है। बड़ा अच्छा सवाल है। अब एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु x वो P और Q में डूब जाती है, इसका मतलब कि X की जो डेंसिटी होगी वो P से भी ज्यादा होगी और H की डेंसिटी जो है वो Q से भी ज्यादा होगी। बताइए, क्योंकि P और Q में तो डूब जाती है तो ये डेंसिटी तो ज्यादा होगी। आगे देखिए, लेकिन तरल R में तैरती है, तो अगर X R में तैरती है इसका मतलब X और R में से H की डेंसिटी अब कम हो जाएगी, R की ज्यादा हो जाएगी, R की ज्यादा होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने इस स्टेटमेंट से निकाले। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। पहला स्टेटमेंट लिखा है x का घनत्व p के घनत्व से ज्यादा है, सर ये तो एकदम सही है। x का घनत्व r के घनत्व से कम है, सर ये भी एकदम सही है। p का घनत्व r के घनत्व से बराबर है, p का घनत्व r के घनत्व बराबर, गलत। p का घनत्व r के घनत्व से कम है, एकदम सही। देखो x का p से ज्यादा है और r का x से ज्यादा है, तो r x p में अगर मैं संबंध बताऊं तो r x p ये संबंध आएगा। देखो, तो आप कह सकते हो ना कि r की डेंसिटी p से ज्यादा है या p का घनत्व r से कम है। देख लो, सही है एकदम। तो सर चौथा वाला उत्तर एकदम सही है, तो इसका आंसर जाएगा ए बी डी के साथ, ए बी डी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चेक कीजिए, ए बी डी। काफी बढ़िया और बेहतरीन सवाल था बच्चा ये। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में एक पिंड का भार 100 न्यूटन है, पानी में इसका भार कितना होगा, और इन्होंने आयतन दे रखा है, तो पानी को विस्थापित करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, पानी में इसका भार पूछा जा रहा है, वेरी गुड। तो एक काम करो ना कि अगर हवा में भार 100 न्यूटन है तो तुम ये निकाल लो भार में कमी कितनी होगी, अर्थात बॉयंसी फोर्स निकाल लो। जितना बॉयंसी फोर्स आएगा वही भार में कमी होगी, और जितनी कमी होगी बस उसमें कमी कर देना, निकलाएगा पानी में भार। समझ रहे हैं ना सब लोग। तो बॉयंसी फोर्स बताइए क्या होता है। कहना अगर मुझे बॉयंसी फोर्स निकालना है सर तो एक टर्म निकालना पड़ेगा, और वो टर्म क्या होता है सर, वो टर्म होता है हटाए गए द्रव का आयतन, हटाए गए द्रव का भार। तो बॉयंसी फोर्स का मतलब होता है हटाए गए द्रव का भार, यही तुम्हारा बॉयंसी फोर्स है, हटाए गए द्रव का भार। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कितना है बॉयंसी फोर्स, कहना हटाए गए द्रव का भार ले लो सर। तो द्रव का भार चाहिए, इसलिए द्रव की डेंसिटी इंटू आयतन, आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है। ठहरिए थोड़ा सा, 400 सेंटीमीटर क्यूब है सर, इसको मीटर क्यूब बनाना होगा, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब में सर, 8 सेंटीमीटर क्यूब में देखो 8 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, लेकिन क्यूब कर दोगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो 400 लिखा है ना 400, तो 400 को लिखा जा सकता है सेंटीमीटर क्यूब को 400 गुणे 10⁻⁻6, घनत्व गुणे आयतन हो गया हटाए गए द्रव का, इंटू जी कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए जी। तो यहां से आप पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 कैंसिल। तो फाइनली बताइए मुझे बॉयंसी फोर्स कितना आ गया सर, बॉयंसी फोर्स आ गया 4 न्यूटन। मतलब पता है क्या है, मतलब ये है कि हवा में भार था 100 न्यूटन, ऊपर की ओर उत्प्लवन बल लगेगा 4 न्यूटन, और जितना उत्प्लवन बल लगेगा उतना घटा दीजिए तो पानी में भार। तो पानी में भार डायरेक्टली बताइए कितना आ जाएगा सर, 96 न्यूटन आ जाएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, दमदार सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल बड़ा पेचीदा है और लेकिन है बड़ा प्यारा, मोहब्बत हो जाएगी भाई वाले सवाल से। सवाल देखिए क्या है। सवाल ये है कि विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू आर में से कोई वस्तु एक करके डाली जाती है। बहुत ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कोई लकड़ी है लकड़ी ही ले लेते हैं, कि लकड़ी एक बार पी में डाली रही, फिर क्यू में डाली रही, फिर आर में डाली रही। फिर ये बोला जा रहा है कि कथनों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि उनके घनत्व का आरोही क्रम क्या होना चाहिए। द्रव के घनत्व का आरोही क्रम का मतलब है द्रव के घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, है ना।
तो पहले तो कथन तो पढ़ लो भैया, कथन क्या है। तो पहला कथन है कि द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है। मतलब जो द्रव पी है उसमें वस्तु पूर्णतः डूब जाती है। आप चाहो तो मैं इसका डायग्राम बना के भी बता सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे द्रव की सरफेस हो रही पहले वाले, ये दूसरे वाले द्रव की सरफेस हो रही, और ये तुम्हारे तीसरे वाले द्रव की सरफेस हो रही। मैंने तीनों द्रव को क्रमशः नाम भी दे दिया। पहले द्रव को हमने पी कहा था, दूसरे द्रव को क्यू कहा था, और तीसरे द्रव को क्या बोला था, आर। बड़े ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनना। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाती है। मतलब जो भी तुम्हारे पास वस्तु है वो वस्तु द्रव पी में पूरी तरीके से डूब जाती है। सर वो वस्तु पूरी तरीके से द्रव पी में क्या हो जाती है, सर डूब जाती है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर वस्तु पी में पूरी तरह से डूब जाती है तो वस्तु की डेंसिटी ज्यादा हो रही है पी की। तो कहना इस बार सर आप कह सकते हो कि अगर वस्तु पूरी तरह से डूब गई तो वस्तु की डेंसिटी देखो पी की डेंसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर। चलो दूसरा देखिए, द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और 1/4 भाग अंदर रहता है। पहली बात तो इसमें वस्तु तैर रही है, लेकिन कितना भाग अंदर रहता है, सर 1/4 भाग अंदर रहता है। 1/4 भाग यानी कुछ इस तरीके से तैर रही है। सर वस्तु कुछ इस तरीके से तैर रही है, लेकिन तैर रही है ना। मजे की बात यह है कि वस्तु जो है तैर रही है और 1/4 भाग अंदर रहता है, तैर रही है ना। तो तैर रही है तो कन्फर्म वस्तु की डेंसिटी इस बार तुम्हारे द्रव की डेंसिटी क्यू से कम होगी क्योंकि तैर रही है। फिर इसके बाद इन्होंने अगला वाला पार्ट क्या बोला कि द्रव आर में वस्तु तैरती है। अच्छा द्रव आर में भी तैरती है, लेकिन इसका कितना भाग अंदर है, सर आधा भाग अंदर हो गया। सर इस बार वस्तु का कितना भाग अंदर हो गया, आधा। ये देखिए आधा भाग अंदर है, यानी ज्यादा डूब गई। फिर भी वस्तु तैर रही है ना, आर में भी तो तैर रही है। अगर आर में भी तैर रही है तो कंफर्म है कि इस बार भी वस्तु की डेंसिटी कम होगी और द्रव की डेंसिटी ज्यादा। देखो तो आपको ये बात समझ में आ रही। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। इन्होंने ये बोला है कि इसमें 1/4 भाग अंदर है, इसमें 1/2 भाग अंदर है। 1/2 ज्यादा होता है, यानी इसमें वस्तु ज्यादा डूबी है और इसमें कम डूबी है। तो याद करो मैंने आपको समझाया था एक बात कि हल्के द्रव में तैरना कठिन होता है और भारी द्रव में तैरना आसान होता है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें और इसमें बताइए वस्तु किसमें अच्छे से तैर रही है, आसानी से तैर रही है। कहना तैरने का मतलब होता है कि जितना पोर्शन बाहर निकला है, तो बाहर निकला पोर्शन इसमें ज्यादा है ना, क्योंकि 1/4 अंदर है, बाहर ज्यादा है। इसमें आधा आधा है, इसमें आसानी से तैर रही है। और जिस द्रव में वस्तु आसानी से तैरती है वो द्रव भारी होता है। अब भारी होगा, अगर ये द्रव में आसानी से तैर रही है द्रव भारी होगा, यानी Q और R में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, Q की डेंसिटी ज्यादा होगी और R की डेंसिटी कम। ये हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो आप मुझे बताइए, इन्होंने बोला था बढ़ता हुआ क्रम बताइए, सबसे कम डेंसिटी किसकी। हालांकि मैं सभी में संबंध बता सकता हूं। देखो सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी है हमारे P की, P से ज्यादा डेंसिटी है वस्तु की, बहुत ध्यान सुनना है। और वस्तु से ज्यादा डेंसिटी सर आर टी भी है और क्यू टी भी है। बट P और R और Q में से किसकी ज्यादा है, तो Q में अंदर का पोर्शन कम है, वस्तु अच्छे से तैर रही, Q भारी होगा। इसका मतलब इसके बाद नंबर R का आएगा और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सर सबसे ज्यादा डेंसिटी Q टी। तो डेंसिटी का बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने सिर्फ द्रव में पूछा है, P-Q-R में पूछा है, तो इसका सही आंसर जाएगा P, R और Q। यही डेंसिटी का तुम्हारा बढ़ता हुआ क्रम होगा, P, R, Q। ऑप्शन नंबर बी। कितना प्यारा कितना खूबसूरत सवाल है, मजा आ गया होगा भाई, है ना। तो एक्सप्लेनेशन भी तगड़ी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आना चाहिए वाला सवाल है। ये वाला सवाल देखिए, ऐसे सवालों में भी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये सवाल क्या है। एक पर्वत का आधार पर बैरोमीटर 750 mm। अच्छा मतलब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पर्वत है, ये पर्वत है। बोला जा रहा है कि जो पर्वत का आधार था उसमें बताइए पर्वत के आधार पे कितना रीडिंग है, कितना प्रेशर है। कहना पर्वत के आधार पे 750 mmHg ये प्रेशर है, 750 mmHg। बहुत ध्यान से एकदम टाइम से सुनना। और शीर्ष में 600 mmHg है, यानी इसका जो शीर्ष था, हेड था पर्वत का, यहां पर बताइए प्रेशर का मान कितना था, सर यहां पर था 600 mmHg। बहुत ध्यान से एकदम सुनना। देखो बोला जा रहा है यदि वायु का घनत्व, इन्होंने कहा कि हवा का जो घनत्व है, एयर की जो डेंसिटी है
सर उसे आप 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मान लेना, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मान लेना। तो पर्वत की ऊंचाई बताइए, अर्थात ये जो पर्वत है ये पर्वत कितनी हाइट का है, आपको पर्वत की हाइट बतानी है, कितनी हाइट होनी चाहिए, h। ओके, अब ये सवाल आपको लग रहा होगा कि बड़ा कठिन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको पता है क्या मानना है, आपको सोचना ही नहीं कि ये हवा का सवाल है, आपको सोचना है कि पानी का सवाल है, बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, ऐसा सोचिए, बीच में क्या भरा हुआ है, पानी, सिर्फ ऐसा सोचो। तो मेरे भाई हो रहा क्या, ऊपर वाले बिंदु पर प्रेशर है 600 mmHg, हाइट के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 750 mmHg। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप ऊपर वाले बिंदु पर जो भी प्रेशर है उस प्रेशर में अगर आप ρgh के कारण प्रेशर को जोड़ दिया जाए तो वो नीचे वाले बिंदु पर प्रेशर आ जाएगा, ऐसे तो होता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हम लोग ρgh तो लगा देंगे हवा के लिए, लेकिन ये जो प्रेशर के मान दिए 750 mmHg 600 mmHg, इसे ये mm में है, तो mm में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको 0.75 मीटर बनाना पड़ेगा, और hg में है इसलिए hg यानी मर्करी की डेंसिटी और इंटू g से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू किससे, g से मल्टीप्लाई। अब ये बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझो बात को। सेम तरीके से अगर मैं यहां करूं तो यहां पर 0.6 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या करना पड़ेगा जी, अब ये बनेगा प्रेशर। तो मुझे ऊपर वाले प्रेशर में जब ρgh जोड़ोगे तो नीचे वाला प्रेशर मिल जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो करना क्या है सर, फाइनली बताइए, फाइनली ये करना है कि ऊपर प्रेशर था 0.6 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ ρgh, पहले mm को मीटर बनाया समझो, और इंटू क्या करना पड़ेगा सर, इंटू g बराबर, ये ऊपर वाला प्रेशर था, ऊपर वाले प्रेशर में पहले जोड़ेंगे ρgh, और लेकिन ये रो किसका होना चाहिए, ये हवा का रो होना चाहिए, हवा की डेंसिटी, रो g और h कितना बताइए, और ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा नीचे वाले प्रेशर के, यानी 0.75 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या करना पड़ेगा g। आप समझो इस वाले प्रेशर में कितना बढ़ोतरी हुई, जोड़ दिया, प्रेशर पता चल गया। तो क्या ना g दोनों तरफ है, कैंसिल कर दीजिए मेरा, बाकी और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, थोड़ा ठहरिए, h निकालना है। तो मुझे जो h नजर आ रहा है ये इसको इधर ले आइए, और 13.6 इंटू 10⁻³ बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 0.75 माइनस 0.6, चेक कीजिए कैलकुलेशन। तो मैं एक बार बताइए, अगर मैं इसको घटा दूं तो 13.6 गुणे 10⁻³ और 0.75 में से 0.6 घटा दीजिए 0.15, देखो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो मुझे जो नजर आ रहा है वो 136 गुणे 15, और 136 गुणे 15 जब आप कराओगे तो ये लगभग 2040 मीटर आएगा, और 2040 मीटर आएगा, इसलिए अप्रोक्स आंसर 2000 मीटर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा सही कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन वो हवा के टेस्ट में पूछ लिया गया, और ऊपर से mmHg था तो उसे प्रेशर बनाना पड़ेगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो भी आपको सीखना पड़ेगा कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर देखिए, विराम अवस्था में द्रव के लिए दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, एकदम बात सही। यह नियम किसने कहा था, तो बच्चा पास्कल ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था कि अगर कोई द्रव स्थिर अवस्था में है, अगर कोई द्रव स्थिर अवस्था में है तो उस द्रव के किसी बिंदु पर चारों दिशाओं से जो दाब पड़ता है, उस बिंदु के स्थिर अवस्था में चारों दिशाओं से जो दाब पड़ता है बच्चा, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं सर, वही हमारा पास्कल का नियम है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, ये चारों दिशाओं से जो दाब पड़ता है वो समान दाब होता है। कैसा होता है, समान दाब, इसी को बोलते हैं पास्कल के नियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर, एक आदर्श द्रव प्रवाह में एक बिंदु पर दबाव सभी दिशाओं में समान होते हैं। सवाल ये लिखा है, एक आदर्श द्रव प्रवाह में एक बिंदु पर दबाव सभी दिशाओं से समान होते हैं। सर यही तो पास्कल का नियम है, एकदम सही बात है। और ये पूछा जाए कौन सा नियम है, सर ये पास्कल्स लॉ है। अब देखो अगला, पास्कल का नियम सभी द्रवों के लिए मान्य है। हाँ ये बात भी एकदम सही है, सभी द्रवों के लिए मान्य है, सभी द्रवों के मान्य है। अब देखो आदर्श द्रव हो चाहे रियल द्रव हो, सभी के लिए मान्य है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्ट हमारे सही भी है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हाइड्रोलिक प्रेस का सवाल है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है हाइड्रोलिक प्रेस का, इसलिए मुझे लेना पड़ा वाला सवाल ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे इसके। सवाल देखिए क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस कह दो या हाइड्रोलिक जेट कह दो, इनपुट सिलेंडर 5 सेंटीमीटर व्यास और आउटपुट सिलेंडर 20 सेंटीमीटर व्यास, यानी इनपुट सिलेंडर का इन्होंने व्यास दे दिया सर 5 सेंटीमीटर और आउटपुट सिलेंडर का जो व्यास है वो कितना है सर 20 सेंटीमीटर। एकदम ध्यान से सुनना, 100% दक्षता मानते हुए आउटपुट पिस्टन द्वारा लगाए गए बल का निर्धारण ज्ञात कीजिए यदि इनपुट 10 किलो न्यूटन है। अच्छा, इनपुट पे तुमने फोर्स बता दिया सर, इनपुट पे तुमने फोर्स बता दिया 10 किलो न्यूटन और आउटपुट पे फोर्स तुमसे पूछा जा रहा है सर, आउटपुट पे फोर्स पूछा रहा है, लेकिन डायमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है डायमीटर। तो याद करो मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस F1/A1 डिवाइड बाई बराबर F2/A2 करना होगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा यहां से। बताइए, चलो अब मुद्दे की बात यह है कि F1 डेटा F2 पूछा जा रहा है, एकदम सही, लेकिन A1 A2 क्या रखे, कह रहा A1 का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, रेडियस का स्क्वायर दोनों तरफ कर दो। अगर नहीं रेडियस है तो R बराबर D/2 रखकर डायमीटर का आधा, तो इसका स्क्वायर कर दो, लेकिन आधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी 2 का स्क्वायर इधर भी 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। F1 10 है, F1 की वजह है 10, A1 की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, मैं डायमीटर स्क्वायर डायरेक्ट रख रहा हूं, याद रखना, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। F2 तुम्हें निकालना है और देखो D2 यानी 20 का स्क्वायर 400। तो आप फटाफट देखिए कि सर इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, तो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 15, 25 छक्का 150, देख लो। सही किया है ना, हाँ सही। F2 बराबर कितना हो जाएगा सर, F2 बराबर हो जाएगा 160 किलो न्यूटन, ये तुम्हारा F2 आ जाएगा 160 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी के साथ F2 बराबर 160 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये सवाल, और इसको अगर आपको जल्दी लगाना हो ना, बहुत जल्दी भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखो पहले डायमीटर था 5 सेंटीमीटर, बाद में डायमीटर कितने हुआ 20, कितने गुना 4 गुना। अगर डायमीटर 4 गुना हुआ है तो एरिया 16 गुना, तो आप कुछ नहीं 10 किलो न्यूटन का 16 गुना कर दो और 10 का 16 गुना 160 होता है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्न में से किस पर आधारित होती है। याद करो मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक ट्रेन हो गया, ये सब के सब एक ही नियम पे काम करते हैं। और बताइए उस नियम का नाम क्या है सर, उस नियम का नाम है पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल के नियम के अनुसार, इन्होंने बोला पास्कल के नियम के अनुसार और पॉइंट लिखे। पहला देखिए, गतिमान द्रव टोटली गलत, मैंने कहा था गतिमान नहीं, स्थिर वाला कीजिए। स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं से समान होती है और दाब की तीव्रता आरोपित बल की दिशा के बराबर होती है, आरोपित बल जैसा कुछ नहीं था। पास्कल का नियम ये कहता है कि स्थिर बिंदु पर सभी दिशाओं से दाब की जो तीव्रता होती है सर, प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हाइड्रोलिक प्रेस का सवाल आ गया। बोला गया है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस 20 सेंटीमीटर व्यास का एक रैम है, पहले इन्होंने व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना, और बाद में कितना दिया है सर, बाद में दिया है 3 सेंटीमीटर। एक प्लंजर का उपयोग होता है, ठीक है, इसका उपयोग 30 किलो न्यूटन का वजन उठाने में किया जाता है। सर 30 किलो न्यूटन का वजन उठाने के लिए किया जाता है, तो प्लंजर पर आवश्यक बल क्या कीजिए, मतलब मुझे वजन उठाना है 30 किलो न्यूटन, यानी ज्यादा वजन उठाना है, और ज्यादा वजन को हम लोग किसके नीचे रखेंगे सर, ज्यादा वजन को ज्यादा वाले एरिया के नीचे रखेंगे। ठीक है, और आपको यह पूछा जा रहा है कि बताइए इनपुट वजन कितना होना चाहिए। मुझे ज्यादा वजन उठाना है ना, 30 किलो न्यूटन का वजन उठाना है, तो जो वजन उठाना होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और लगाए गए बल हमेशा कम होता है। तो मेरे भाई अगर मुझे लगाए गए बल F1 चाहिए तो फॉर्मूला याद कीजिए, F2 के साथ तुम्हें A1/A2 लगाना पड़ेगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस F1 बराबर F2 कितना 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन को 30,000 न्यूटन कर लो, क्योंकि सारे आंसर न्यूटन में। A1
अब A1 का मतलब हो जाएगा सर ये वाला एरिया 3 सेंटीमीटर, लेटेड स्क्वायर कर देना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर अरा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा 400, देख लो ये 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर देखो 8 2 से 10 से 300/4, तो 300/4 75 गुणे 9 हो जाएगा, 75 गुणे 9। अच्छा 75 गुणे 10 होता तो 750 होता, यानी 600 समथिंग आएगा, तो आंसर चला जाएगा देखो 675, यानी इनपुट जो फोर्स होगा सर वो 675 न्यूटन लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा उत्तर। ओके, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, 30 किलो न्यूटन का वजन उठाना है, जो उठाना होता है हमेशा वो बड़े एरिया के नीचे होता है, और कह सकते हो जिसे लगाया जाता है वो छोटे एरिया के साथ आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थैतिक द्रव दाब के संदर्भ में गलत है? स्थिर द्रव दाब के बारे में गलत है। जैसे कि आपको पता है कि एक कंटेनर में अगर मैं पानी भर दूं, एक कंटेनर में अगर मैं पानी भर दूं तो इसके लिए यहां पर जो प्रेशर पड़ता है, स्थिर दाब पड़ता है, वो ρgh होता है। कहा जा रहा है कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, किसी विशेष गहराई पर यह दिशा के साथ बदलता है, किसी विशेष गहराई पर दिशा के साथ बदलता है, टोटली गलत है। यह कंटेनर की दीवारों पर सामान्य बल लगाता है, ये तो सर सही है, ये तो एकदम सही है। यह कंटेनर के आकार या क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, एकदम सही। देखो एरिया कहाँ आया फॉर्मूले में, प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता, द्रव दाब, और द्रव दाब गहराई के सीधे समानुपाती होता है, सर ये भी सही है। इन्होंने बोला था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला वाला पॉइंट मिला, किसी विशेष गहराई पर यह दिशा के साथ बदलता है, गलत है। दिशा के साथ थोड़ी ना बदलता है सर, द्रव का जो दाब है वो सिर्फ और सिर्फ गहराई के साथ बदलता है, दिशा के साथ नहीं। इसका आंसर ए वाला गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां नंबर देखिए क्या है, 25 नंबर बोला जा रहा है कि भारी वाहनों या वस्तुओं को उठाने के लिए हाइड्रोलिक रैम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक रैम के अनुप्रयोग के पीछे क्या सिद्धांत है? देखो एक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट तो काम करती है उस पर, क्या नाम है, पास्टल सला पे। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी आपको हाइड्रोलिक रैम आ जाए, रैम, तो हाइड्रोलिक रैम जो है ना वो काम करती है वाटर हैमर के सिद्धांत पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ वाटर हैमर के सिद्धांत पे काम करती है सर, ये पास्टल के नियम पे काम नहीं करती। तो आप यहाँ पास्टल का नियम नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे नन ऑफ दीज, सर वाटर हैमर होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना यही एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर हैमर के सिद्धांत पे काम करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अरे वाह, बड़ी अच्छा सवाल है। एक भारी जहाज पानी में तैरता है। अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो लोहे के ही बने होते हैं, बहुत सारा लोहा उसमें लगा होता है, फिर भी वो पानी में तैरते हैं, ऐसा किस वजह से? तो कहना भारी जितने भी जहाज होते हैं उनकी आकृति या उनकी जो औसत घनत्व है वो पानी से कम हो जाता है। पहला आंसर है, इसका घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, गलत। इसका अपेक्षित घनत्व नहीं, इसका औसत घनत्व पानी से के घनत्व से कम होता है। जहाज का जो एवरेज डेंसिटी होती है, एवरेज मतलब जहाज में और भी बहुत सारी चीजें लगी होती है, उन सबका जब मिला के औसत घनत्व देखते हैं तो वो पानी के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से वो तैरता है ना। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, तैरती हुई वस्तु के लिए उत्प्लवक बल कार्य करता है। आपको पता है जो तैरती हुई वस्तु होती है उस पर उत्प्लवन बल Fb क्या होता है? कहना तैरती हुई वस्तु में उत्प्लवन बल Fb बराबर होता है हटाए गए द्रव का भार। हटाए गए द्रव का जो भार है सर वही तुम्हारा उत्प्लवन बल होता है, हटाए गए द्रव का भार। बताइए, फिर प्रश्न ये है कि बताइए ये कहां पर काम करता है, कार्य करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉयंसी फोर्स कहां पर काम करता है, तो याद करो, एक मैंने बताया था बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, और एक इसके नीचे बताया था सेंटर ऑफ बॉयंसी B, उत्प्लवन केंद्र। तो हटाए गए उत्प्लवन, जो उत्प्लवन बल है वो हटाए गए बॉडी के, हटाए गए द्रव के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है, जिसे आप सेंटर ऑफ बॉयंसी भी कहते हैं। ओके, तो पहला आंसर है पिंड के नीचे लंबवत द्रव का केंद्रक। फिर लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग फ्लूइड, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। हाँ, ये विस्थापित द्रव का केंद्रक, ये एकदम सही है। हटाए गए द्रव का जो केंद्रक होगा सर उसी पर काम करेगा हमारा कौन, बॉयंसी फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। और हटाए गए द्रव का भार
ये बॉयंसी फोर्स का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर देखिए क्या, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की एक गेंद, बोला जा रहा है कि मेरे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर की एक गेंद है, हवा में 1.2 kg का वजन है, किसी द्रव में तौलने पर 8 न्यूटन हो जाता है उसका भार। सर एक काम करते पहले, इन्होंने द्रव्यमान दिया है 1.25 kg, इसमें 10 का मल्टीप्लाई टाउ, जी का मल्टीप्लाई टाउ, तो 12.5 न्यूटन हो जाएगा। समझो बात रो। तो आप सीधा सीधा ये बोलो सर, आप सीधा सीधा ये बोलो कि हवा में जब वजन तोला तो वो है 12.5 न्यूटन। आपने किलोग्राम दिया था, मैंने जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बना लिया। लेकिन जैसे ही उसको पानी में तौला दिया तो पानी में बताइए वजन कितना हो गया? सर पानी में वजन हो गया 8 न्यूटन। फिर आगे बोला जा रहा है कि बताइए उत्प्लवन बल क्या होना चाहिए, बताइए बॉयंसी फोर्स क्या होना चाहिए, बॉयंसी फोर्स, उत्प्लवन बल क्या होना चाहिए। तो आप कह सकते हो जितना भार में कमी आएगी सर वही उत्प्लवन बल होगा, यानी 12.5 और ये 8। आप जल्दी से बताइए उत्प्लवन बल कितने न्यूटन हो जाएगा? कह देना 12.5 में से 8 घटा दो सर 4.5 न्यूटन। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है? सर ये क्वेश्चन बड़ा सही क्वेश्चन है, बड़ा सटीक सवाल है, थोड़ा बढ़िया है। 29 नंबर है। बोला जा रहा है कि एक जार में 1 लीटर तक का द्रव भरा। इन्होंने कहा है कि एक जार मतलब बनता रही होता है 1 लीटर का द्रव भरा, 1 लीटर। देखो मैं आपको पहले बता दूं, लीटर में 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो डायरेक्टली मैंने इसको पहले मीटर क्यूब बना लिया है ना, क्योंकि लीटर भी आयतन का मात्रक होता है, मीटर क्यूब भी होता है, लेकिन सवालों में हमेशा मीटर क्यूब रखते हैं। उसका वजन दिया जाता है और द्रव का भार आता है 5.5 न्यूटन, यानी जो वजन आया सर वो 5.5 न्यूटन आया। देखो विशिष्ट गुरुत्व पूछा जा रहा है, बताइए रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो रहना विशिष्ट गुरुत्व हम लोग निकाल लेंगे सर, लेकिन सबसे पहले तो आप डेंसिटी बताइए इसकी कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर W बराबर क्या लिखूं mg, तो W कितना है सर? W है 5.5 न्यूटन। द्रव्यमान का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, आयतन का मतलब 10⁻³ और g की वैल्यू 10। बताओ, तो मैंने ये सारा खेल कर लिया। अब बताइए क्या मैं इसको अगर ये ऊपर भेजा जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, ऊपर भेजा जाएगा 10⁻² 550 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा, है ना। -2 ऊपर जाएगा 550। सर 550 तो डेंसिटी हो रही, तो बताइए जरा अगर 550 डेंसिटी है तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो रही? कह देना 550 जो डेंसिटी आई उसमें तुम 8000 से डिवाइड करा दो, और जैसे ही 8000 से डिवाइड करा दिया जाएगा तो 0.55 यही तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी। अब आप कहोगे 0.55 तो ऑप्शन में नहीं है, 0.56 से कोई बात नहीं, उसी को लगाओ। क्यों सर ऐसा क्यों? आंसर तो एक्यूरेट आया, एक्यूरेट नहीं आया। देखो हमने जी का मान 10 लिया है, ये 9.8 लेना था मुझे, तो जब 9.81 लेते तो 5.5 नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाती वैल्यू, जिसकी वजह से 0.56 से। वैसे भी उन्होंने देखिए अप्रोक्सीमेट पूछा था, चेक कीजिए, तो आंसर 0.56 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 30वां नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस कारक पर किसी दिए गए तरल पदार्थ में से किसी पिंड पर लगने वाले उत्प्लवन बल का परिमाण। अच्छा इन्होंने बोला है बॉयंसी फोर्स का बताइए परिमाण क्या होता है, ये सवाल है। बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये तो आसान सवाल है यार भाई। उत्प्लवन बल क्या होता है? कहना उत्प्लवन बल हटाए गए द्रव का भार होता है सर, हटाए गए द्रव का भार। तो वेट ऑफ बॉडी इमर्स नहीं सर, गलत है। द्रव में डूबे हुए शरीर का आकार नहीं सर, आकार थोड़ी ना होता है। डेंसिटी नहीं, द्रव का घनत्व और डूबे हुए शरीर का आयतन। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या बोला है? अच्छा निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा है, और उसके अलावा कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और इंटू जी, यही तो भार होगा। तो किस पर निर्भर करता है? तो कहना द्रव के घनत्व और डूबे हुए शरीर का आयतन। एकदम सही, यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसे डी बना लेना। तो इन्होंने मान पूछा नहीं था, मान पूछता तो मैं सीधा कहता हटाए गए द्रव का भार। इन्होंने मुझसे ये पूछ लिया किस पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे आंसर नंबर डी के साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर देखिए क्या। हवा में 100 न्यूटन वजनी एक वस्तु का पूरी तरह से डूबे जाने पर 75 न्यूटन का वजन पाया जाता है।
तो बताइए वस्तु का अपेक्षित, ये तो आसान है, ये तो बड़ा आसान है सवाल, है ना। हाँ देखो मैंने आपको बताया है रिलेटिव डेंसिटी जब भी कभी निकाली जाती है तो वस्तु का हवा में भार डिवाइड बाई हवा में भार माइनस पानी में भार, यही तो होता है। और जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और आंसर बताइए। तो हवा में भार कितने न्यूटन है, 100 न्यूटन है, डिवाइड बाई 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बटे 25, यही रीजन है कितना हो जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, तो 4 इसका रिलेटिव डेंसिटी आ रही 31 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे वाह ये सवाल बहुत अच्छा है, बट ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं है, हमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न क्या है, 32वां नंबर है, क्योंकि इस चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए मैंने थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ले लिए। इसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स में उतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हैं। कुल ऊंचाई पर का एक घनाभ 44 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर पानी में तैर रहा है। ठीक है, इन्होंने टोटल हाइट 44 सेंटीमीटर दी है, बस इसी से काम हो गया। एक काम बस ये सोचो, इन्होंने जो टोटल हाइट दे दी, बस टोटल हाइट से ही मेरा काम हो गया। देखो इन्होंने जो टोटल हाइट दी है वो कितना दी है सर, 44 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई का है। कुल ऊंचाई कितना है सर, 44 सेंटीमीटर। मुझे और कोई भी चीज चाहिए ही नहीं, सिर्फ इन्होंने ऊंचाई दे दी, बस इतना ही बहुत है, 44 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई है। बहुत ध्यान सुनना। अब इन्होंने बोला है कि ये पानी में तैर रहा है और इसका जो घनत्व है वो कितना है सर, वस्तु का घनत्व 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और फिर बोला जा रहा है पानी में डूबे हुए घनाभ की ऊंचाई बताइए, अर्थात तुम्हें ये हिस्सा बताना है कि बताइए पानी में डूबे हुए घनाभ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये हिस्सा बताना है। एच है तो सर पानी ना, तो बताइए पानी की डेंसिटी कितनी होती है, कहना पानी की डेंसिटी सर 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है ना। अभी ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बड़ा आसान सा मैंने लॉजिक बताया था। मैंने कहा था कि अगर आपको एच निकालना हो, अंदर डूबी हुई गहराई निकालनी हो, तो टोटल गहराई को ऐसा कुछ बनाओ, 44 सेंटीमीटर को ऐसा कुछ बनाओ कि कम आए। तो कम आने के लिए ऊपर तुम्हें 850 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 8000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो लॉजिक था, बताइए यही तो लॉजिक था। तो आप बताइए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आंसर आना चाहिए, तो 44 इंटू 0.85, ये सही आंसर आना चाहिए। अरे वाह, मल्टीप्लाई कराना ही पड़ जाएगा क्या यार बहुत पास आंसर दिए गए यार। चलिए कहते फिर क्या होगा, 4 पंचे 20 और चरोटी 32, 32 2 34, फिर 4 पंचे 20, ये 340 ही, 0 4 7 3, 2 अंक बाद दशमलव 37.4, ये सवाल का सही आंसर है। यानी अंदर डूबी हुई गहराई 37.4 होगी। बहुत सीधा सा लॉजिक होता है इसका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। एक पत्थर का वजन 250 न्यूटन है, कहां पर, हवा में, और पानी में 150 न्यूटन है। पानी का इकाई भार इतना है, आयतन बताना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत आसान सवाल है। देखो इधर देख रहा सर, पत्थर का हवा में वजन कितना है सर, हवा में वजन है 250 न्यूटन और पानी में 150 न्यूटन। तो सर पहले हवा में 250 था, पानी में 150, कमी हो गई ना। तो बताइए जल्दी से कमी कितने की हुई सर, कमी हुई 100 न्यूटन की। और बच्चा जो भी कमी होती है वही तो बॉयंसी फोर्स होता है, जो भी कमी होती है वही तो उत्प्लवन बल होता है। तो पहले तुम कमी तो उत्प्लवन बल के बराबर कर दो, है ना। अच्छा, उत्प्लवन बल होता क्या है, हटाए गए द्रव का भार, और भार का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन इंटू जी और बराबर 100 न्यूटन। हटाए गए द्रव का भार चाहिए, इसलिए तुम रो की जगह पर 1000 कर दो। समझो बात को। सर जी का मान कितना होता है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था सर, जी का मान तो बचपन में पढ़ा था सर, 10 होता है, बस बराबर कर दो, आयतन आ जाएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है साफ साफ दिव्य दृष्टि देखिए, 2 0 कैंसिल सर, 8/100, और 8/100 का मतलब क्या होता है 0.01 मीटर क्यूब। यही तुम्हारे वस्तु का आयतन होगा। है तो ये आंसर, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी कभी आयतन पूछे, देखो इस तरह के सवालों में 2 चीजें पूछता है, या तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल देना, आयतन पूछे तो बॉयंसी फोर्स निकाल के कॉन्सेप्ट लगा देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए 34 नंबर। एक पिंड, शरीर मतलब पिंड होता है, सिर्फ समुद्र के पानी में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। देखो मैंने पहले भी कहा है समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है।
तो सिर्फ समुद्र के पानी में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, उसका रीजन पूछ रहा है क्योंकि। तो समुद्र के पानी घनत्व नदी के पानी से कम होता है घनत्व, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ये सही है सब, ये सही है, यही रीजन है कि समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। लकड़ी का एक ब्लॉक पानी में तैर रहा है, मतलब लकड़ी का जो एक ब्लॉक है वो किसमें तैर रहा है? सर लकड़ी का एक ब्लॉक पानी में तैर रहा है, इस तरीके से देखो पानी में तैर रहा है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि जल स्तर से ऊपर निश्चित मात्रा v के साथ, मतलब जल स्तर से इसके ऊपर वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का जो आयतन है, इस वाले हिस्से का आयतन, इस वाले हिस्से का आयतन कितना है? v है। फिर बोला जा रहा है पानी का तापमान 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो बताइए आयतन v कैसे बदलेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। अरे लकड़ी का ये है, किसमें तैर रहा है? सर ये तैर रहा है तुम्हारे पानी में। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर मैं पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक बदलूं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बच्चा बीच में देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो आएगा ही आएगा ना। अगर बीच में तुम्हारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो क्या फर्क होगा? तो कहना सर अगर बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी, बाद में डेंसिटी घटेगी, यानी पहले जल तुम्हारा भारी होगा, फिर जल तुम्हारा कैसा होना शुरू हो जाएगा? हल्का। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब जल भारी होता है, कोई भी द्रव भारी होता है, तैरना आसान होता है। तो जल की डेंसिटी बढ़ी अर्थात जल भारी होगा, तैरना आसान। और तैरने आसान का मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन बाहर निकलता आएगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी अधिक होती है, डेंसिटी अधिक, पानी सबसे ज्यादा भारी, तो निकला हुआ पोर्शन भी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि निकला हुआ पोर्शन पहले 0 से 4 तक बढ़ेगा, क्योंकि तैरना आसान हो जाएगा भारी जल में। तो तापमान 4 होने तक घटेगा गलत, तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर आयतन बढ़ेगा बाहर वाला हिस्सा और फिर घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अब खुद भी आप लोग एनालिसिस किया करो। आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अब बाहर वाला अंदर वाला क्या उसमें फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वही सेम बात आपको बस याद रखनी है कि कोई भी वस्तु हल्के द्रव और भारी द्रव में से किसमें आसानी से तैरती है? कहना भारी द्रव में आसानी से तैरती है। ओके, तो बच्चा ये 35 क्वेश्चन थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझा दी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला जो चैप्टर फ्लूइड डायनेमिक्स था उसमें ज्यादा नहीं, उसमें बर्नौली थ्योरम है, थोड़ा अवृत्तता के सिद्धांत है ना, और उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, तो उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको कंटेंट कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपकी इसकी पीडीएफ लेक्चर के बगल में एक असाइनमेंट होगा, उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसके बगल में रेटिंग होगी, रेटिंग जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।